नमस्कार दोस्तों, एलिस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आज अगला लेक्चर है। आज का पहला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है इनमें से क्या हो जाएगा सही। ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, या ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है, या ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर आज का जो पहला है, ऑप्शन नंबर इसको हो जाएगा डी। ना तो ऊर्जा हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भैया नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी दिया है, वो लोग सभी सही हो जाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है, यानी इसे क्या कहते हैं? सतत ऊर्जा का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम इसे कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, देखो एनर्जी आखिर है क्या? ऊर्जा है क्या? ऊर्जा जिस कारण किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। जिस कारण किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ऊर्जा कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान देना। ठीक, जब कार्य होता है ना तब क्या होता है भाई? ऊर्जा स्थानांतरण होता है। कार्य के समय ऊर्जा स्थानांतरण। अगर मैं ऊर्जा के मात्रक की बात यहीं पर कर, मात्रक, ऊर्जा के मात्रक जो देखो, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में इस ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। वहीं पर अगर मैं एमकेएस व एसआई पद्धति की बात करूं, एसआई व एमकेएस पद्धति की बात करूं, तो यहाँ पर होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, या इसे हम कह सकते हैं और 1 केजी, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर या 1 केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको भी आपको ध्यान देना है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर अगला, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? अगर वायु का प्रतिरोध क्या है? नगण्य है, तो स्थितिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा होता है इसका योग आपसे पूछा जा रहा है। अनंत होगा, या स्थितिज ऊर्जा के योग का दुगना होगा, या शून्य होगा, या स्थिर होगा? प्रश्न नंबर 276। प्रश्न नंबर 276 में आप लोग किधर जा रहे हैं? ठीक है, चलिए हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर। स्थिर रहेगा। क्या हो जाएगा? स्थिर रहेगा। स्थिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो होता क्या है, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा धीरे धीरे घटती है। अगर मान लो कि कोई ये पिंड है, स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से ये गिरता है, नीचे गिर रहा है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा, यानी जो, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, अगर वो नीचे गिर रहा है तो जहाँ यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है, तो इसका रूपांतरण किसमें हो रहा है? उसका रूपांतरण गतिक ऊर्जा में हो जाता है। ठीक है, किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान, यानी कि समान रहता है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक, यहीं पर अगर ये पूछा जाता, ठीक, कि भाई यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा भाई? यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा। बाकी हम अभी आगे आगे डिटेल से गतिज ऊर्जा के बारे में भी चर्चा करेंगे और स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है नेक्स्ट, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। बताइए, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, या मांसपेशी है, या यांत्रिक है, या गतिज ऊर्जा के रूप में?
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा भाई? स्थितिज ऊर्जा। ठीक, चलिए इसके बारे में यहीं पर हम लोग जान लेते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो हम उसे स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि, जैसे बांध, देखो आपने बांध देखा होगा ना, बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, तनी या दबी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा हो गया, ठीक है, ऊंचाई पर रखे पत्थर की संचित ऊर्जा, ये सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी हो यहाँ तक बताएं। बाकी स्थितिज ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, ठीक है, जैसे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, है ना, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो गया, mgh आपको ध्यान देना है, mgh स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, ये फार्मूला आपको ध्यान देना, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी होता है, इसके बारे में भी आगे हम लोग और देखेंगे डिटेल से। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, खालिस्तान है, एक कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, द्रव की, प्लाज्मा की, ठोस की या गैस की? प्रश्न नंबर 278, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैस की होती है, क्योंकि वो आपस में से कण दूर दूर होते हैं ना, तो गैस हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, ई के यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। आपको भी इसको ध्यान देना, ऐसे इसको माप ऐसे करते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या है भाई? सॉरी, अच्छा गतिज ऊर्जा है क्या? यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक, किनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। उदाहरण, जैसे ऊंचाई से गिरती वस्तु, ऊंचाई से मान लो कोई वस्तु गिर रही है, अगर मान लो पानी क्या हो रहा है, बहता पानी, पानी बह रहा है ना, और जैसे कि घूमता हुआ पहिया हो जाएगा, आदि में इन सब में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, यह तभी ये तब तक है जब तक गतिशील वस्तु गतिशील रहती है, तब तक उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अगर इसकी माप करनी है तो 1/2 mv स्क्वायर। आगे हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे, जब यानी कि इसके ये प्रश्न भी और पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप के। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर अगला है, खालिस्तान है, एक कणों की ऊर्जा अधिकतम होती है, द्रव और ठोसों हो गया, ठोसों की, द्रवों की या गैसों की? शायद ये प्रश्न रिपीट हुआ है, यानी ग्रुप डी में 2 बार आया हुआ है, शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका भी हो जाएगा गैसों में। क्यों गैसों में? क्यों गैसों में बताइए क्यों? देखो इसके बारे में हम और एक बार ध्यान लेते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अगर कोई वस्तु है उससे गति के कारण उत्पन्न हो रही ऊर्जा तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है, यानी कि जब तक यह विरामावस्था में नहीं आएगी तब किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, गैस की कणों की ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के जो कण हो ठोस व द्रव कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं, इसलिए इसकी ज्यादा होती है। गैस की होगी, इसके बाद द्रव की होगी, इसके बाद ठोस की होगी, यानी कि सबसे कम पूछे तो भैया ठोस की, उससे थोड़ा ज्यादा द्रव की, सबसे ज्यादा गैस की। ठीक, ऐसे आपको ध्यान देना है। मान लो ये गैस है, ए हम ए को यानी ए से हम गैस को, ये बी है, ये सी है, तो ए ज्यादा, फिर बी से सबसे कम, सी से। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, एक घर में एक माह में 900 गुणे 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? इकाई में यह ऊर्जा आपसे पूछा गया है, सिंपल सा प्रश्न है कुछ नहीं। ठीक, सही है। देखो एसआई पद्धति में जो होता है, एसआई पद्धति में या एमपीएस पद्धति में जो जो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, मैंने आपको बताया भी कि 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर भी होता है, और या इसको हम कह सकते हैं 1 केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। और एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है, एक यूनिट कहो
एक यूनिट कहो या 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है जो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। इसको ध्यान देना है। ठीक है। अब कुल ऊर्जा कितनी है? कुल ऊर्जा आपकी है 900 गुणे 10 की पावर 6 जूल है। अब इसको एक यूनिट से भाग कर दो। 3.6 गुणे 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 10 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगी, है ना। ये भैया दशमलव हटा, ऊपर जीरो आप बढ़ा दोगे तो इसको भैया काट पीट दो भाई, इसको काट पीट दोगे तो न चौक 36 हो जाएगा 1000, नीचे हो जाएगा 4, यानी 1000/4, इसको काट दोगे आएगा 250 यूनिट। है कोई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी आंसर, यानी कि 250 यूनिट हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? हमको पता है कि 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। टोटल कितनी है? टोटल आप कितने दिए थे, बस उस टोटल में से इसको आपको भाग कर देना है, आंसर हो जाएगा 250 यूनिट। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 281। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? जो पवन चक्की होती है वो पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? ऊष्मीय ऊर्जा का, या गतिज ऊर्जा का, या तापीय ऊर्जा, या जलीय ऊर्जा? क्या आंसर इसका आप लोग दे? 281 हो जाएगा गतिज ऊर्जा भाई। ठीक, पवन चक्की में गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपने स्थितिज ऊर्जा को खालिस्तान में बदल देता है। मान लो कोई ये स्प्रिंग है ना, संपीड़ित है ये, अगर इसको हम छोड़ देंगे तो वो अपने स्थिति में आने की कोशिश करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगी? उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। पॉइंट आपको ध्यान देना है। बाकी मैं गतिज ऊर्जा के बारे में आपको बता चुका हूँ और स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है। एम जी एच स्थितिज ऊर्जा और 1/2 mv² गतिज ऊर्जा को मापते हैं ऐसे। ओके भैया। हम्म। और ये भी बेटा ध्यान देना कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो हमेशा धनात्मक होगी। ये क्या होगी? हमेशा धनात्मक होगी, इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक। अगर टोटल यांत्रिक ऊर्जा की बात की, जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि दोनों के योग के बराबर होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी के साथ वृद्धि होती है, यानी किसके साथ वृद्धि हो जाती है स्थितिज ऊर्जा में? वेग के साथ, या ऊंचाई, या विस्थापन, या दूरी? प्रश्न नंबर 283। बोलो भैया। ठीक। मान लो मैंने अब ये बताया कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh, है ना। ठीक है। देखो, अगर ऊंचाई भाई जी का मान फिक्स है, mg यानी m का मान भी फिक्स है भाई, द्रव्यमान पृथ्वी की फिक्स है, गुरुत्वीय त्वरण भी फिक्स है। अब h का मान भाई, ऊंचाई तो फिक्स है नहीं है। अगर ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई मुन्ना बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, अगर ये घटेगी तो ये भी घटेगी। यानी ऊंचाई हो जाएगा, वेग विस्थापन और दूरी का कोई संबंध ही नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर। तो आपको एमजीएस से ध्यान देना है। किससे ध्यान देना है भाई? एमजीएस से ध्यान देना है, एच मीटर। ओके, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर है नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? भी आपने पढ़ा, अगर ऊंचाई के साथ बदलती है तो वो है स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच। एम जी एच यानी एच हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। जहां पर डाउट हो वहां पर पूछ लेना, कमेंट जरूर कर देना। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को हम क्या कहा जाता है, या क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज है, या स्थितिज ऊर्जा? प्रश्न नंबर 285 हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कितने सिंपल सिंपल प्रश्न आए हुए हैं। सॉरी, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो। ठीक है, चलिए थोड़ा पानी पी लेता हूँ, इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। 286 देखो।
बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? मैं आपको बता चुका हूं, जो बांध में होती है वो वहां पर स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी विद्युत ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, इनके बारे में हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है नेक्स्ट। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, एक गतिशील जो वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है जो गतिशील है, अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करेगी? गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या ताप ऊर्जा? 287 में ऑप्शन हो जाएगा भाई क्या? गतिशील है। देखो यहाँ पर क्या है, गतिशील है तो उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा उसमें प्राप्त होगी। भाई कोई वस्तु गतिशील है भाई, गतिकरण, तो वहां पर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगर स्थित यानी स्थितिकरण होगा तो वहां पर स्थिति ऊर्जा होती। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक। पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा में युक्त होती है? कार चल रही है यानी कि कार क्या है? कार भैया गति है ना, बताएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ पर घर्षण बल की बात ही नहीं हो रही है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात नहीं हो रही है, ना ही स्थिति ऊर्जा के बारे में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 289। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? अभी मैंने बताया कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो गतिज ऊर्जा होती है सदैव धनात्मक होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है अगला। ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई, आपसे पूछा जा रहा है ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या होती है? ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई किलोवाट घंटा होती है, या किलोवाट, या वाट घंटा, या जूल। ठीक है, तो जो व्यवसायिक इकाई होती है वो क्या होती है भाई? वो होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर। देखो ऊर्जा के मात्रक जूल होता है। ठीक है, ये सीजीएस पद्धति में, ये एसआई पद्धति में होता है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है। अब 1 जूल बराबर क्या होता है आपको बता चुका हूं। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, या एक और होता है 1 किलो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। इसको भी आपको ध्यान देना। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, या तो और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो अगर हम बात करें किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा। अगर 1 वाट घंटा की बात किया जाए, 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा जो अपन हो जाएगा भैया 3.6 गुणे 10 की पावर 3 जूल हो जाएगा। अगर यहाँ पर किलोवाट घंटा लगा देंगे तो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये वाट घंटा है, ये वाट घंटा है। जो 1 किलोवाट घंटा होता है वो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो यही आपकी व्यवसायिक यूनिट होती है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद, मान लो 8 केजी की भार की ये कोई गेंद है जो कि लोहे की है, और 3 केजी भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद, ये कोई 3 केजी की है जो कि एल्यूमिनियम की है, 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। यानी ये मान लो इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 20 मीटर से गिराई जाती है। तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समान रहेगी? भूमि से 10 मीटर ऊंचाई तक इनमें कौन सी ऊर्जा समान रहेगी? गतिज ऊर्जा, या त्वरण है, या स्थितिज ऊर्जा है, या संवेग है? बताइए इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? 291। ठीक है, तो इनमें त्वरण समान रहेगा, ना गतिज ऊर्जा समान रहेगी, ना स्थितिज ऊर्जा, ना संवेग। संवेग भरी P बराबर m ही होता है भाई। भाई जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका भैया संवेग भी ज्यादा, तो ये समान तो होगा नहीं, है ना। द्रव्यमान ज्यादा, इसका द्रव्यमान ये 8 किलो के है, गतिज ऊर्जा इसमें होगी नहीं समान, है ना, और ना स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर त्वरण। अच्छा, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यहीं पर आप त्वरण का मात्रक बता दीजिए। त्वरण का मात्रक फटाक से इसका आंसर कर दीजिए, त्वरण का मात्रक क्या होता है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। अब देखो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्यों नहीं बराबर होगी? क्योंकि होता है 1/2 mv स्क्वायर है।
अब देखो यहाँ पर द्रव्यमान जिसका ज्यादा उसका भैया गतिज ऊर्जा ज्यादा, तो यानी ठीक है स्थितिज ऊर्जा क्या होता है mgh होता है, mgh हो गया। यहाँ पर द्रव्यमान ज्यादा जिसका उसका स्थितिज ऊर्जा भी ज्यादा, इसलिए त्वरण हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। मान लो ये कोई दबी स्प्रिंग है, ऐसे ऐसे करके जब इसको छोड़ा जाता है तो किसने बदल जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गतिज ऊर्जा में हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है भाई। अगर कोई संपीड़ित स्प्रिंग है तो उसमें क्या होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। 293 हो जाएगा ऑप्शन। जब उसको हम छोड़ देंगे तब उसमें गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसके अनुरूप वस्तु गतिज ऊर्जा में वृद्धि, 1/2 mv²। ध्यान देना इसको भाई, ठीक है। घर्षण है, समय है, द्रव्यमान है, गति है, सही है। अब यहाँ ना समय दिया है ना घर्षण ना गति, यानी एम है। एम का मतलब द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान अगर ज्यादा तो भी वही ज्यादा। तो यहाँ पर 294 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अच्छा ये आपको वृद्धि पूछा गया है, 1 मिनट, वृद्धि पूछा गया है ना, इनमें से क्या दे रहे हैं आंसर, किसके अनुरूप वस्तु गतिज ऊर्जा की वृद्धि होगी, ये पूछा गया है। ठीक, बोलो भैया इसमें क्या हो जाएगा। 294 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। ठीक, देखो तो गतिज ऊर्जा होती है भाई, गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा। भाई वेग भी है, वेग भी द्रव्यमान, वेग ज्यादा तो भाई यहाँ पर हम लोग गति करेंगे, क्या यहाँ पर हम लोग डी आंसर की ओर जाएंगे भाई, किसकी ओर, डी। देखो ध्यान देना क्यों जाएंगे, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान m सदैव स्थिर है। जो वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है, इसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा, लेकिन जो उसकी, ठीक है ध्यान देना, सदैव स्थिर रहता है। और वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की ऊर्जा बढ़ेगी और घटने पर वस्तु की ऊर्जा घटेगी। द्रव्यमान स्थिर है तो हम लोग गति को, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 295, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करते हैं, ठीक, तो किस पर भाई 1/2 mv²। अब ये तो आपका 1/2 कांस्टेंट है, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग है, कहीं कहीं पर द्रव्यमान गुणे वेग, हाँ द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर इसका डी, वही त्वरण है नहीं है, और ये गलत है, वजन वजन की बात ही नहीं, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। 295 हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला है, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, यांत्रिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली, जल विद्युत है भाई, जल जब मान लो कोई टरबाइन लगाई गई है, जल को घुमाएगा, यानी क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा होगा। क्या गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिंपल सा प्रश्न है भाई। एक पटाखे का विस्फोट, नहीं भैया ये कैसे करेगा। एक टार्च को ऑन करना गलत है, एक टार्च को ऑफ करना ये भी गलत है। एक पेंडुलम का झूलना, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा भैया सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है अगला, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। संवेग को 3 गुना हम करते हैं, मूल का मान 3 गुना हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा, मूल का मान 9 गुना हो जाएगा या मूल का मान 6 गुना हो जाएगा। 298 में हम संवेग को दुगना कर रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध होता है तो के बराबर, यानी गतिज ऊर्जा बराबर होता है p²/2m, ये संबंध होता है। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। p बराबर v होता है, अगर हम v का मान इधर करेंगे, मान लो v बराबर हम कर दे p/m, ध्यान देना कहाँ से आया, p/m होता है ना। आपको पता है कि 1/2 ये ई बराबर, यानी गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² है।
और जो संवेग होता है p बराबर mv है, हम वेग के स्थान पर यानी v के स्थान पर रख दे p बटे m, इधर आया p बटे m, तो यहाँ पर अगर हम कर देंगे 1/2, m पहले से था, इधर p बटे p स्क्वायर बटे m स्क्वायर, एक m कट जाएगा, ये क्या बचेगा नीचे, ऊपर p स्क्वायर बचेगा, नीचे 2m बचेगा। ये यहाँ से आया है, ये बात ध्यान देना। अगर हम इसको 9 गुना करते हैं, क्या करेंगे, संवेग को हम 3 गुना करते हैं, इसको अगर हम 3 गुना कर देंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा भैया, यानी कि ये मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है, यांत्रिक होती है, या मांसपेशी है, या स्थितिज ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर इसका यह डी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजन जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये बात मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना कर दिया जाए, तो वेग है वो प्रारंभिक वेग का 2 गुना हम कर देते हैं, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा प्रश्न है। तो n का जो मान हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा? आपको पता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर है ना। अब हम वेग को क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं, वेग को मुन्ना 2 गुना करते हैं, इसको अगर हम 2 गुना कर देंगे तो 1/2 m, इसको हम कर दे 2v स्क्वायर, 2 गुना, ये हो जाएगा भैया 4, यानी के ये अब हो जाता है n गुना हो जाता है, पहले ये था अब ये n गुना हो जाएगा, यानी के n बराबर यानी n के बराबर हो जाएगा आपको 1/2 m 4v स्क्वायर, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो तना हुआ रबर बैंड होता है, चाहे ऊपर हथौड़ा ले जाओ, इन सब में इस तरह ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर इसका, चाहे स्प्रिंग हो भाई, है ना, स्प्रिंग जो होती है उसमें भी इस तरह ऊर्जा पाई जाती है या होती है। नेक्स्ट है, इसे खींचे हुए रबर में, वही बात फिर आगे भाई, किसे खींचे हुए रबर में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को धन्यवाद। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।